गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित और ये है रेडियो उड़ान पर शो स्पोर्ट्स बस्टर्स। मुझे पता है आप ये सोच कर आते होंगे कि स्पोर्ट्स तो हुआ नहीं तो मैं क्यों आया। तो देखिए, स्पोर्ट्स नहीं हो रहा है बट स्पोर्ट्स की बहुत सारी खबरें जो है वो चल रही हैं। एंड लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है तो अभी 3 मई तक घरों में रहिए। और कई जगह जो है वो हॉट स्पॉट्स बनाए गए हैं जहाँ पर आप बाहर भी नहीं जा सकते हो। आपकी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स है वो आपको घर में दी जाएंगी। तो भैया कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स बहुत जल्द रिज्यूम होंगे। मेरे पास आज के शो पर आपके लिए है कुछ खास खबरें और साथ में मेरा सेगमेंट जो कि चल रहा है यूएफए यूरो कप। जी हाँ जी, जो कि इस साल होना था अभी पोस्टपोन हो चुका है, अभी अगले साल होगा। मगर हमारे लिए मौका है कि हम पिछले जितने टूर्नामेंट्स हैं उनको रिलीव कर सकें। 54 हफ्ते हैं और 54 टूर्नामेंट्स तो हुए भी नहीं हैं। मेरे ख्याल से 1960 में पहला हुआ था और हर 4 साल के बाद होता है। तो जब तक ये शो चल रहा है तब तक आप अपनी गणित लगाइए और मुझे बताइए कि कितने टूर्नामेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। कहाँ पर? RJ अनोखा अंकित इस नाम से फेसबुक का पेज एंड इंस्टाग्राम पर अनोखा अंकित AA लगा देना अनोखा में, वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊंगा। इसके अलावा रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी, रेडियो उड़ान का इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब अवेलेबल है, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IPL की, क्योंकि ये ऐसा टूर्नामेंट है जो इस टाइम ड्यूरेशन में होता था। तो इस साल पुराने मैचेस देख लेंगे आप, है ना। मैं तो आपको बता दूं कि इस साल IPL तो एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड क्या कर दिया, स्थगित ही कर दिया गया है अगली नोटिस आने तक। बट बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि श्रीलंका बोर्ड ने कहा है कि हम IPL कराने के लिए तैयार हैं। भाई सर, अगर आपके यहाँ सिचुएशन अच्छी है तो उसको वर्स ना करें। और हाँ, ये अलग बात है, आपके यहाँ पहली बार IPL होगा तो वहाँ की जो लोकल क्राउड है उनको बहुत मज़ा आएगा। बट ये टाइम ये सब सोचने का और करने का है नहीं। वहीं साइमन काटेज जो कि बैंगलोर के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में होगा तो हमको बड़ी खुशी होगी। बात सही भी है आपकी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश होती है और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो IPL अभी तक नहीं हुआ है और ये होगा तो वो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, साउथ अफ्रीका में हो चुका है। साउथ अफ्रीका में इसको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला था। सेकंड सीजन हुआ था, डेक्कन चार्जर्स जीता था, चुनाव के चलते ऐसा हुआ था। अब आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर सपोज करिए IPL ऑस्ट्रेलिया में होता है तो वहाँ के जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत ह्यूज है। मसलन MCG का ग्राउंड अगर आप ले लें, इट्स वेरी ह्यूज और दर्शकों के हिसाब से भी वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। बट फैक्टर क्या आता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया जो डेक्स बनाएगा, यानी कि जो पिचेस बनाएगा, वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाएगा या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से वो पिचेस बनाएगा। वहाँ दूसरी सबसे बड़ी बात की होगी, अगर आप ऑस्ट्रेलियन लीग को देखो तो वहाँ जो टोटल एवरेज स्कोर होता है वो 170 से लेकर के 140 के बीच जाता है और सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स होते हैं। अब मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लेयर्स वहाँ जाएंगे और होंगे वहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस भी होंगे, साउथ अफ्रीकन्स भी होंगे। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करो ऑस्ट्रेलिया में तो एवरेज T20 स्कोर 160 to 170 जाता है। तो एक हाई स्कोरिंग मैच अगर आप देना चाहते हैं या फिर आप एवरेज स्कोर देना चाहते हैं। आपको याद होगा 2007 का वर्ल्ड कप अभी दिखाया जा रहा था T20 का, जो सबसे पहला वर्ल्ड कप हुआ था IPL T20, इसमें इंडिया चैंपियन बना था। साउथ अफ्रीका के एवरेज ग्राउंड पर स्कोर एक मैच या मेरे ख्याल से 1 या 2 मैच थे जो 200 के ऊपर गए थे। मोस्ट ऑफ द मैचेस जो थे वो 170 के आसपास का स्कोर हुआ था। बट जो मॉडर्न क्रिकेट है या हम IPL की बात करते हैं जो इंडिया में हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्कोर 200 के पार गए हैं। ज़्यादा नहीं होंगे बट 1-2 के मुकाबले 4-5 तो होंगे। तो देखने वाली बात ये होगी अगर IPL होता है, और कहा यह गया है कि साल के अंत में होगा, और साल के अंत में इंडिया में तो IPL होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठंड होती है, फॉग बहुत ज़्यादा होती है और जो इंडियन कंडीशंस हैं, जो टाइमिंग है इंडिया के हिसाब से, वो बिल्कुल सूट नहीं करती IPL। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या श्रीलंका में भी नहीं हो पाएगा। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में साल का हो सकता है।
ये बहुत दूर की बात है। चलिए एक खबर आपको और दे देता हूँ, वो है ला लीगा से जुड़ी हुई। क्रिकेट से सीधे जंप करते हैं हम फुटबॉल की तरफ। क्यों फुटबॉल की तरफ हम जा रहे हैं, वो इसका ये है कि ला लीगा कोरोना के चक्कर में ख़त्म नहीं हुई है, बट ला लीगा ने ये कहा है कि अगर मैच जो है नहीं होते हैं तो जो टॉप 4 टीमें हैं इस वक्त वो क्वालिफाई करेंगे यूएफए चैंपियंस लीग के लिए। बट यूएफए ने अभी इसका कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने आपको लीग बताई थी, मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूं कि कौन ना इस वक्त टॉप 4 पर चल रहे हैं। ये 1-4 की सीरीज है। इसमें सबसे ऊपर चल रही है बार्सा, फिर रियल मैड्रिड, फिर सेविया और रियल सोसिएदाद। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रियल सोसिएदाद कभी भी लीग में टॉप 4 पर नहीं आई, जहाँ तक मैंने पिछले 6-7 सालों को रिकॉल किया है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। अगर लीग नहीं होती है और वो इस तरह से क्वालिफाई करते हैं तो वो उन क्लब्स के साथ compete करेगी जो हर बार कभी ना कभी जो है यूएफए चैंपियंस लीग को खेलती है। तो रियल सोसिएदाद एक, जैसे आपने लिस्टर का नाम सुना होगा, आज से 2-3 साल पहले लिस्टर ने कमाल किया था इंग्लिश प्रीमियर लीग में, लीग ही जीत डाला था। बट उसके बाद वो वापस से वो अपने उसी फॉर्म में कायम है। बट वो एक जैसे कहते हैं मैजिक मूवमेंट, वो मैजिक मूवमेंट शायद रियल सोसिएदाद के लिए ये हो सकता है। और वो खुश हो रहे होंगे कि चलो कोई बात नहीं, कोरोना की वजह से सही हमें यूएफए चैंपियंस लीग खेलने का मौका मिलेगा। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने अगले खबर की तरफ, और ये है हमारे लिए पीजीए टूर। जी हाँ जी, यानी कि गोल्फ में। तो हम बात कर लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो पीजीए टूर है वो जून से स्टार्ट हो जाएगा। बट पहले 4 सप्ताह के लिए एंट्री नहीं होगी दर्शकों की, यानी कि 1 महीने के लिए आप ग्राउंड्स पर मतलब गोल्फ कोर्स जा करके गोल्फ नहीं देख पाएंगे। अब आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में 7 सितंबर को ये जो टूर है वो ख़त्म होगा, और इसके अंदर जो है जो चैंपियनशिप है 14 टूर्नामेंट होंगे और 13 जो है फेडेक्स कप टूर्नामेंट खेले जाएंगे, जिसमें विश्व चैलेंज भी शामिल है। यानी कि तकरीबन 14 और 13 आप समझिए 27 टूर्नामेंट्स खेले जाने हैं सितंबर तक, जून से लेकर के। और जिसमें से पहले जो सप्ताह है 4, यानी कि 1 महीना जो है जो लोग हैं उसको नहीं देख सकते। यानी कि ऑल एंड ऑल पीजीए टूर होगा और जून से होगा। बट आप देख लें पहले 4 टीवी पे देखिए, अच्छी बात है। और टीवी पे तो मेरे को याद है जहाँ तक एक चैनल स्टार्ट किया था, केवल डेडिकेटेड चैनल था गोल्फ के लिए। इस वक्त शायद वो नदारद गायब हो चुका है। खैर तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गोल्फ के बाद मूव करते हैं वुमेन्स क्रिकेट की तरफ। देखिए वुमेन्स क्रिकेट का अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप होके हटा है, या आप लोगों ने देखा भी होगा। इंडिया इसमें पार नहीं पा पाया था फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो मैच एक तरफा सा हुआ था क्योंकि कैचेस छूटे थे स्टार्टिंग में, और जिसकी वजह से भारत वो मैच हार गया था, और क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा हो गया था। मगर 2017 याद करिए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फाइनल हुआ था, और वहाँ पर भी इंडिया पार नहीं पा पाया था। बट आपको कुछ बताते हैं, इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है 2021 के वर्ल्ड कप के लिए। और एक्चुअली नवंबर और जुलाई के बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच एक वनडे चैंपियनशिप के साथ सीरीज होनी थी 3 वनडे की, जिसकी मंजूरी सरकार ने नहीं दी, जिस विशेष कारणों से इंडिया को जो है क्वालिफाई का रास्ता मिल गया है, और वो क्वालिफाई कर गया है वर्ल्ड कप के लिए। न्यूजीलैंड में ये वर्ल्ड कप इस साल अगले साल होना है। जो सीधे तौर से क्वालिफाई टीमें कर चुकी हैं वो है ऑस्ट्रेलिया 37 पॉइंट्स, इंग्लैंड 29 पॉइंट्स, दक्षिण अफ्रीका 25 पॉइंट्स, और अब भारत 23 पॉइंट्स, और ये टॉप 4 की टीमें हैं। और इसके नीचे जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं
पाकिस्तान 19, न्यूजीलैंड 17, वेस्ट इंडीज 13 और श्रीलंका मात्र 5 पॉइंट। T20 में भी वही हाल है श्रीलंका का, वो मेंस क्रिकेट में भी वही हाल है। और वर्ल्ड कप यानी कि वुमेन्स की जो ये टीम है, या यूँ कहे सिंपल तौर से अगर मैं आपको बोलूँ तो मेंस और वुमेन्स श्रीलंकन टीम एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है, जहाँ श्रीलंकन क्रिकेट टीम उभर रही है क्योंकि उसके पास बिल्कुल न्यू प्लेयर्स हैं, काफ़ी सारे सीनियर्स खिलाड़ी और उनसे पहले की जनरेशन जा चुकी है। वो हाल जो एक समय ऑस्ट्रेलिया का हुआ था वो श्रीलंका का इस वक्त हो रखा है। और अगर वुमेन्स क्रिकेट की बात करें तो जो आटा पट्टू है उनकी कैप्टन, उस पर बहुत ज़्यादा रिलाय करती है श्रीलंका की टीम, क्योंकि अगर वो चलती हैं तो टीम चलती है, उसके बाद टीम धराशायी हो जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें 2007 वर्ल्ड कप की, जो कि मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया, भले इंडिया के मैचेस देखे, सारे मैचेस नहीं देखे, बट मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वहाँ पर भी मिसबाह पर पूरी तरह से टीम रिलाय करती थी, और ये बात फाइनल में भी साबित हुई। शाहिद अफरीदी एक बहुत बड़ा नाम थे, बूम अफरीदी, बट वो फाइनल में भी नहीं चले, और पहला मैच उन्होंने इंडिया के साथ खेला उसमें भी वो नहीं चले। तो कभी कभी टीमें जो है वो रिलाय करती हैं सिंगल प्लेयर्स पर। मसलन मैं आपको बताता हूँ, इंडिया पहले रिलाय करती थी सचिन तेंदुलकर पर, अब रिले करती है विराट कोहली पर। यह भी गलत बात है कि पूरी तरह से रिले करती है विराट कोहली पर, बट उसके पास अभी खिलाड़ी हैं, मगर एक दौर था जब सिर्फ सचिन तेंदुलकर के आसपास पूरी टीम घूमती थी। इसी तरह श्रीलंका में खिलाड़ी थे, बट अगर आप स्टार्टिंग के 15 ओवर की बात करें तो सनत जयसूर्या एक ऐसा नाम थे, अगर वो टिक गए तो एक स्टार्ट बढ़िया मिलता था श्रीलंका को, श्रीलंका मैच निकालते ले जाता था। इंग्लैंड में बहुत सारे प्लेयर्स थे, कोई एक रिले नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे प्लेयर थे, कोई एक रिले नहीं था। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे प्लेयर थे, बट इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या यूँ कहें एशियन टीमें हैं, ये हमेशा से केवल सिंगल प्लेयर हैंडली टूर्नामेंट्स में खेले हैं या फिर टीम को आगे लेके गए। बट अब वो दौर नहीं है, अब तीनों के पास बंच में प्लेयर हैं, बट अभी श्रीलंका को उभरने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। चलिए क्रिकेट पर ही रुक करते हैं और एक अंदर की खबर मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ। जब कहते हैं ना घर का बेबी लंका डाय, ये सारी चीज़ें या कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो टीमों के अंदर से ही निकल के आते हैं, टीमों के प्लेयर से ही निकल के आते हैं। तो ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया है और ये है बासित ने कहा है इमरान की कठपुतली थे वसीम अकरम। अब ये क्यों कहा है, चलिए इस पर बात करते हैं। इमरान खान पता है इस वक्त प्रधानमंत्री हैं और एक समय क्रिकेटर हुआ करते थे, हम सबको पता है। और बासित अली ने कहा, आरोप लगाया है कि जावेद मियांदाद को टीम से निकालने की साजिश की गई थी 1993 के आसपास। उस वक्त मेरी तुलना उनसे की जाती थी, बट जबकि मुझे मालूम है कि मैं उनका 1% भी नहीं था। फिलहाल तो जब मियांदाद को हटा दिया गया तो मुझे नंबर 6 पर स्थानांतरित किया गया था। उस समय वसीम अकरम कप्तान थे, लेकिन वह व्यक्ति जो मियांदाद के आउट होने के लिए जिम्मेदार है वो कोई और नहीं इमरान थे। वह आदेश देते थे, उन्हीं के इशारों पर सब होता था। मियांदाद को 1996 विश्व कप की टीम में शामिल नहीं किया गया था, उनका नाम शुरू से ही वहाँ नहीं था। भाई अब ये तो बासित जी आप जाने, मियांदाद जी जाने, इमरान जाने, आप इस पर क्या कमेंट कर सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या ये बात सच है, क्या ये बात गलत है, और क्या कुछ जो है आप कह सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है ये शो पाकिस्तान में भी सुना जाता है, तो पाकिस्तान के जितने भी तमाम जो लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, जो क्रिकेट की समझ रखते हैं, वो रेडियो की स्काइप आईडी पर या रेडियो के पेज पर आए और इस बात की जो है थोड़ी और तफसील से बताएं ताकि हम इस चैप्टर को आगे खोल सकें। हाँ मियांदाद सर, अगर आपको खुद को लगता है बता सकते हैं। चलिए फिलहाल के ये खबर भी हमने निपटा दी। चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबर की तरफ, देखते हैं और क्या कुछ खास है हमारे पास, क्योंकि हमारा सेगमेंट भी बचा हुआ है यूएफए यूरो कप के बारे में बताते हैं। चलिए आते हैं।
वो कहते हैं ना, बात खिंचेगी या बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैंने आपको पिछले वीक बताया था कि माइकल क्लार्क ने कहा था कि विराट कोहली पर जो है एक दौर था कि जो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी थे वो अच्छा व्यवहार करते थे ताकि वो आईपीएल में जगह बना सके। अब वीवीएस लक्ष्मण ने इसी पर कुछ टिप्पणी करके उन्होंने कहा है, मैं बोल देता हूँ, अगर आप किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आईपीएल में जगह मिल जाएगी। फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों की काबिलियत देखेगी जो उनकी टीम के लिए फ़ायदेमंद हो, जिससे उन्हें मैच या टूर्नामेंट जीतने में मदद मिल सके। बिल्कुल सही बात है, बट इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स खुद सामने से आकर बता सकते हैं कि क्या वो ऐसा करते थे, क्या वो ऐसा नहीं करते थे। बट हाँ, ये बात सच है कि जब मैं भी टीवी देखा करता था तो मुझे ऐसा फील होता था, और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बोलते थे कि यार आईपीएल में जाने के लिए लोग ऐसा करते थे। तो ये आईपीएल इज़ अ वेरी बिग टूर्नामेंट। अगर देखा जाए तो 2007-8 के बाद से आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसने एक आईएसएल तक को, आईएसएल ने एक ऑल लीग कपिल देव न्यूज़ शुरू की, मैं नाम बोल रहा हूँ, उसको ख़त्म कर दिया। और इस वक्त लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर है आईपीएल, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट्स होता है, बहुत सारे खिलाड़ी खेलते हैं, हर कंट्री के खिलाड़ी खेलते हैं। अगर आप बात करेंगे तो इंग्लिश में भी काउंटिंग होती है, बट वहाँ पर इंडियंस नहीं जाते हैं। न्यूजीलैंड में भी काउंटिंग होती है T20 की, इंडियंस नहीं जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की लीग में भी नहीं जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ की लीग में भी नहीं जाते हैं। बट इंडियन प्लेयर्स केवल इंडियन लीग्स में खेलते हैं। बट उस इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया का हर एक देश का खिलाड़ी आकर ज़रूर खेलता है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान, आयरलैंड और अफगानिस्तान जैसे टीमों के खिलाड़ियों ने भी आकर आईपीएल में जगह बनाई। और इसमें एक, अगर मैं एक छोटी टीम की बात करूँ, छोटी नहीं है, अफगानिस्तान, उसका एक खिलाड़ी राशिद खान, उसकी क्रिकेट को सुधारा जितना उसके देश में होगा, उससे ज़्यादा कहीं मुझे लगता है कि आईपीएल ने उसको एक तवज्जो दी होगी। और T20 में नंबर 1 इसीलिए है राशिद खान। अभी करंट जो है रैंकिंग के हिसाब से मैं नहीं कह सकता, बट हाँ मुझे पता है एक वक्त था आज से 3-4 महीने पहले कि राशिद खान T20 में नंबर 1 की पोजीशन पर थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, देखते हैं अगला क्या है हमारे पास आपको बताने के लिए। चलिए थोड़ी सी और मेरे पास खबरें हैं। अब एक पाकिस्तान की मैंने किस्से की बात करी, जहां पर बात की गई कि किस तरह से पॉलिटिक्स खेली जा रही थी। तो आइए कुछ एक फ़नी बात करते हैं, या यूँ कहें इट्स अ वेरी सीरियस बात, या यूँ कहें इसे क्राइम की श्रेणी में रखा जाए तो गलत बात नहीं होगी। एक्चुअल में पाकिस्तान के पूर्व जो स्पिनर हैं सईद अजमल, उन्होंने कहा है, एक वाक़या याद करते हुए कि इंग्लैंड में वो खेल रहे थे और वो चाहते थे कि मैं जेम्स एंडरसन के सर पर बल्ला मार दूँ। एक्चुअल में हुआ क्या था कि एंडरसन उनके पास आए और उनसे बोला, क्या तुम बाउंसर के लिए तैयार हो? उसके बाद जेम्स ने मुझे बाउंसर डाला भी। फिर मैंने ये बात हैदर से जाकर कही कि मैं जेम्स के सर पर बल्ला मारना चाहता हूँ, लेकिन बाद में मैंने अपना शॉट किया। सर पे बल्ला मार देते तो उनका सर फूट जाता। वैसे ही फिल ह्यूज के सर पर गेंद लगी थी और वो मौत का शिकार हुए थे। तो बहुत दुखद घटना थी। अगर आप ऐसा करते तो आपका क्रिकेट तो चौपट हो ही जाता, एक मौत और हो जाती, और क्या पता आप फांसी या आजीवन कारावास या मौत की सजा हो जाती। मुझे याद है मैं एक बार अपने फ्रेंड के पास क्रिकेट खेलने गया पहली बार, तो उसने मेरे कान में बल्ला मार दिया। कोई बात नहीं, उसके बाद दोस्ती हो गई और हमने क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला था साथ में। तो ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं, और ये इंसिडेंट जो है वाकई क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो जाता है अगर ऐसा कुछ हो जाता। क्योंकि देखिए, छीटा फंसी करना, कंधा लड़ा देना और ये सब होता रहता है, बट किसी के सर पर बल्ला मार देना हद होती है। और बल्ला, चलिए बात करते हैं अगली। तो अगली बात कुछ ऐसी है कि फीफा के उपाध्यक्ष विक्टर ने कहा है कि कोरोना के कारण यात्रा प्रतिबंधित है और क्लब प्रतियोगिता को पूरा मौका देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों को 2021 तक टाला जा सकता है।
फीफा पहले ही मार्च और अप्रैल में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैचों को रद्द कर चुका है एंड कहा है कि केवल स्वास्थ्य कारण से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रभावित होने के कारण ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। बिल्कुल सही बात है। क्लब मैचेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि जितनी भी लीग्स अगर आप देखें तो वो एंड होती थी अप्रैल मई तक और वो सारे के सारे मैचेस बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे पीड़ा है। लिवरपूल के पास मौका था चैंपियनशिप जीतने का, बार्कलेज प्रीमियर लीग रिज्यूम होती है तो हो सकता है वो जीत जाए, बट आपको पता है कि जो पीरियड चल रहा है उसमें हर कोई मेंटली फिट होकर आएगा। हो सकता है कुछ मेंटली फिट भी ना हो क्योंकि इतना ज़्यादा घर पे बैठे रहना, फिजिकली चीज़ें ना करना, खेल से इन्वॉल्व ना होना, ये कारण होता है। पर जो लोग इस टाइम को अपने फिजिकल फिटनेस पर, मेंटल फिटनेस पर ध्यान दे रहे होंगे तो ज़रूर उभर के आएंगे और बढ़िया तरीके से उभर के आएंगे। तो लिवरपूल के लिए खतरा है कि रिज्यूम होने के बाद जो उनके पास एक लय होती है ना, जो लय टूट जाती है वो ना टूटे, बस ये मेरा कहना है। तो चलिए अब बात करते हैं फुटबॉल की भी। एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है जो बायर्न म्यूनिख से खेलते हैं, बायर्न म्यूनिख से, जर्मनी के कप्तान भी हैं मैनुअल नॉयर, जिन पर नज़रें गड़ाई हैं दो क्लब्स ने, और ये दोनों के दोनों क्लब्स जो है बार्कलेज प्रीमियर लीग यानी कि इंग्लिश लीग की क्लब्स हैं, चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी। वो इनको खरीदना चाहती हैं बट जो नॉयर है वो अपना अनुबंध बढ़ाना चाहते हैं म्यूनिख के साथ और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी जून 2021 तक के लिए है। तो देखते हैं किस क्लब में जाते हैं या इसी क्लब के साथ रहते हैं। मैनुअल नॉयर बहुत बढ़िया प्लेयर है, मुझे पता है, फिलहाल गोलकीपर है, ये बता दें। तो चलिए ऑल इन ऑल खबरों का सिलसिला ख़त्म हुआ। अब हम बढ़ेंगे अपने सेगमेंट की तरफ जो कि है यूएफए यूरो कप, जो कि इस साल होना था, नहीं हुआ, तो हम पिछले टूर्नामेंट्स पर जाएंगे। चलिए चलते हैं 1968 की तरफ कि उस साल क्या कुछ हुआ था यूएफए यूरो कप में। चलिए जो तो अपने कदम बढ़ाते हैं 1968 पर। हम 1960 और 1964 के यूरो कप की बात बता चुके हैं आपको, और आपको याद होगा सोवियत यूनियन और स्पेन ये दो हमारे जो हैं दो विनर्स रह चुके हैं। पहला जो था वो सोवियत यूनियन था, और आपको पता ही है ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि स्पेन ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, इस कारण से सोवियत यूनियन को मौका मिला था फाइनल खेलने का। एंड दूसरा स्पेन ने होस्ट किया था और स्पेन का दबदबा था, स्पेन की मोनोपोली थी। तो चलिए अब बात करते हैं 1968 के यूरो कप की तरफ। अगर 1968 के यूरो कप की बात करें तो ये फॉर्मेट सेम था जो कि पिछला फॉर्मेट जो चल रहा था उसी के अनुसार, और इटली ने जो है पहली बार इसको जो है होस्ट किया था और जीता भी था। सबसे बड़ी बात ये थी। तो अगर बात करें तो जो कॉइन टॉस से जो है मैच डिसाइड हुआ था सेमीफाइनल, जो कि इटली वर्सेस सोवियत यूनियन के बीच हुआ था, और जो फाइनल मैच हुआ था वो रीप्ले से हुआ था, क्योंकि मैच जो था यूगोस्लाविया के साथ एंड हुआ था 1-1 से, फिर दोबारा मैच हुआ और जिसमें 2-0 से ये मैच इटली ने जीता। बात करें इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 31 टीमों ने भाग लिया था, और ये पॉपुलैरिटी के मामले में भी काफ़ी बड़ा गया था। तो चलिए इस टूर्नामेंट के और डिटेल में बात करते हैं कि इस टूर्नामेंट का और क्या हाल हुआ था। थर्ड प्लेस के मैच की अगर बात करें तो वो इंग्लैंड ने जीता था 2-0 से सोवियत यूनियन से। तो चलिए अब इस टूर्नामेंट की डिटेल से बात करते हैं। चलिए तो 1968 की बात करें तो ये 5 से 10 जून के बीच फाइनल टूर्नामेंट है, उसकी बात है। क्वालिफिकेशन राउंड इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा। 4 टीमें जैसी क्वालिफाई होती हैं, और इसमें 3 वेन्यू थे और तीनों जो है होस्ट सिटी थी। इसके अलावा फाइनल टीमें बता चुका हूँ, इटली, यूगोस्लाविया, इंग्लैंड और सोवियत यूनियन थी। 5 मैचेस खेले गए थे। क्यों 5 मैचेस हुए थे? 2 सेमीफाइनल हो गए, 1 फाइनल हो गया, और एक रीप्ले का मैच भी जो है वो खेला गया था। इस तरह से 5 कुल मैचेस खेले गए।
एक थर्ड प्लेस का मैच हुआ, यानी कि दो सेमीफाइनल, एक फाइनल 3, एक थर्ड प्लेस में 4 और एक रिप्ले। टोटल 5 मैचेस खेले गए, 7 गोल हुए थे, यानी कि 1.4 पर मैच, और जो जनसंख्या देखने वाली थी वो थी 2,60,000 के आसपास, यानी कि 52,000 पर मैच। और अगर टॉप स्कोरर की बात करें तो 2 गोल के साथ वो डेजिक जो थे यूगोस्लोवाकिया के, वो थे टॉप स्कोरर। अब बात कर लेते हैं मैचेस की। तो इटली जो है वो प्ले ऑफ में था, क्वालिफायर पे विनर हुआ 20 अप्रैल 1968 को, पहली बार डेब्यू कर रहा था। यूगोस्लोवाकिया जो है वो 1960 में एक बार जो है वो अपनी अपीयरेंस पहले ही दे चुका था, वो 24 अप्रैल 1968 को उसने क्वालिफाई किया। फिर इंग्लैंड भी डेब्यू कर रहा था, और सोवियत यूनियन तो 2 बार खेल ही चुका है ये टूर्नामेंट। अब अगर बात करें फाइनल टूर्नामेंट की, पहले बात कर लेते हैं। तो फाइनल टूर्नामेंट का मैच इस तरीके से हुआ था। 5 जून को जो है वो पहला सेमीफाइनल खेला गया, जो कि 0-0 से ड्रॉ हुआ था, जिसके बाद अगला मैच 5 जून को जो दूसरा सेमीफाइनल उसी दिन खेला गया था, वो यूगोस्लाविया इंग्लैंड के बीच था। यूगोस्लोवाकिया आगे गया था 1-0 से। और जो सोवियत यूनियन का जो मैच था इटली के साथ, जो कि टॉस पर हुआ था, कॉइन टॉस हुआ था, जिसके बाद जो है वो आगे बढ़ा था मैच, और उसने सेमीफाइनल अगला जो है वो खेला था, रिप्ले मैच नहीं, फाइनल खेला था जी, रोम में हुआ था यूगोस्लोवाकिया के साथ, जो कि मैंने बताया था 1-1 से ड्रॉ हुआ था। उसके बाद रीमैच हुआ था, 2-0 हुआ था, और थर्ड प्लेस का मैच मैं आपको बता ही चुका हूँ। सेमीफाइनल मैच की अगर की बात करें तो जो इसमें अटेंडेंस थी 68,000 की। इसके अलावा जो एक दूसरा सेमीफाइनल था, इसमें 21,000 की अटेंडेंस थी, और पहला गोल जो है वो एकमात्र गोल 86वें मिनट में यूगोस्लोवाकिया ने किया था। थर्ड प्लेस के लिए जो मैच हुआ था, इसमें अटेंडेंस थी 68,000। इसमें गोल्स जो हुए थे, पहला गोल इंग्लैंड की तरफ से हुआ था, इसके बाद दूसरा गोल भी इंग्लैंड की तरफ से हुआ था, और 39 मिनट और 63 मिनट में ये गोल्स किए गए थे। फाइनल मैच की अगर बात करें तो 1-1 से हुआ था, जो पहले ड्रॉ हुआ था, जिसमें पहला गोल 39 मिनट में यूगोस्लोवाकिया ने किया था। फिर इटली ने 80वें मिनट में गोल करके मैच को ड्रॉ करवाया था। अटेंडेंस 68,000 की थी। फिर जो 2-0 से दोबारा मैच, जो कि हम बता दें, जो खेला गया था, उसकी अटेंडेंस 32,000 की थी। रीप्ले जो मैच हुआ था, इसमें 12वें मिनट में और 31वें मिनट में गोल करके मैच अपने नाम कर लिया था। स्टैटिस्टिक्स की बात हम आपको बता ही चुके हैं कि किस तरह से गोल्स हुए थे। अगर यूएफए टीम ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो इटली के डीनो ज़ॉफ गोलकीपर घोषित किए गए थे। डिफेंडर में बॉबी मोरे जो है वो इंग्लैंड की तरफ से थे। इटली के फेंचिटी थे। इसके बाद यूगोस्लोवाकिया सोवियत यूनियन के अल्बर्ट थे, और यूगोस्लोवाकिया के मिर्साद, ये डिफेंडर्स की में थी। और देखिए चारों टीमों के एक एक डिफेंडर है। इसके बाद बात करें मिडफील्डर में तो 2 इटली के हैं और एक जो है वो यूगोस्लोवाकिया का है। फॉरवर्ड में अगर बात करें तो सोवियत यूनियन के फॉरवर्ड के प्लेयर को जगह नहीं मिली है। एक इंग्लैंड के मिली है, एक रीवा है इटली के, उनको मिली है, और एक यूगोस्लोवाकिया है, उनके मिली है। यानी कि सोवियत यूनियन का जो फॉरवर्ड था वो कमज़ोर था, और ये साबित भी होता है, इसीलिए उनको मौका नहीं मिला था इस टीम में आने का, जो कि होती है। चलिए बात कर लेते हैं हम क्वालिफायर्स की। क्वालिफायर के पूरी डिटेल की बात करते हैं कि एक्चुअल में मैचेस किस तरह से अनफोल्ड हुए थे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि किस तरह से हुए थे। तो 7 सितंबर 1966 से लेकर के
11 मई 1968 तक 31 मैचेस खेले गए थे, 98 मैचेस खेले गए थे, 306 गोल हुए थे, 3.12 पर जो है वो मैच का गोल रहा था। टॉप स्कोरर इसमें एक इटली के हैं जिन्होंने 6 गोल किए थे, और एक जो है वो हंगरी के हैं जिन्होंने गोल किए थे 6। चलिए क्वालिफाइड टीम्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें इटली होस्ट, यूगोस्लोवाकिया, इंग्लैंड, और ये हम बता चुके हैं। हम बताते हैं प्ले ग्रुप स्टेज की पहले बात कर लेते हैं। तो ग्रुप्स जो थे, एक ग्रुप था जिसमें स्पेन, चेकोस्लोवाकिया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और टर्की थे। इसमें स्पेन ने क्वालिफाई किया था, जिन्होंने टोटल पूरे 8 पॉइंट इकट्ठा किए थे। इसके बाद सेकंड पोजीशन हासिल की थी चेकोस्लोवाकिया ने 7 पॉइंट। इसके अलावा थर्ड प्लेस पर जो आयरलैंड 5 पॉइंट और टर्की 4 पॉइंट लास्ट पोजीशन हासिल की। अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। अगर चलिए मैचेस की पहले बात कर लेते हैं। तो स्पेन का मैच जो है वो हुआ था चेकोस्लोवाकिया से, वो 1-0 से जीता। फिर जो 0-0 से स्पेन ने ड्रॉ खेला, फिर 0-0 से ड्रॉ खेला। बाकी तीनों 2 मैच उसके ड्रॉ हुए थे और 1 मैच उसने जो है वो खेला था। इसके बाद अगर बात करें स्पेन के साथ जो यूगोस्लोवाकिया का मैच था, वो स्पेन 2-1 से जीता था। इसके बाद यूगोस्लोवाकिया फिर बाकी के 2 मैच हारा था, 0-2 एक मैच जीता था 0-2 से, और एक 0-0 से उसने ड्रॉ खेला था। चलिए अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। अगला ग्रुप है बुल्गारिया, पोर्चुगल, स्वीडन और नॉर्वे के बीच। बुल्गारिया ने क्वालिफाई किया था, 10 पॉइंट हासिल किए थे। अगले ग्रुप की तरफ बात करते हैं तो वो सोवियत यूनियन ने क्वालिफाई किया था। उसकी ग्रुप में टीम थी ग्रीस, ऑस्ट्रिया और फिनलैंड, और पूरे 10 पॉइंट हासिल किए थे। 6 में से 5 मैच जो है उन्होंने जीते थे। इसके बाद अगला ग्रुप जो था वो था यूगोस्लोवाकिया, वेस्ट जर्मनी और अल्बानिया के बीच। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा बाकी सारे ग्रुप में जो टीमें थी, इस ग्रुप की बात करते हैं। द ऑस्ट्रिया एस ग्रीस मैच वॉज अबेंडेड इन द 96 मिनट एट 1-1 ड्यू टू ए क्राउड डिस्टर्बेंस एंड ए डिक्लेयर्ड वॉइड। जी हाँ जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने आपको इस ग्रुप के मैच का बताया है। अच्छा, लास्ट में ग्रुप जो देख रहा हूँ उसमें सिर्फ 4 ही टीमें हैं। चलिए अगले ग्रुप की तरफ बात करते हैं। ये ग्रुप था हंगरी, ईस्ट जर्मनी, नीदरलैंड और डेनमार्क के बीच। अगर आप देखें तो डेनमार्क जिसने लास्ट टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला था और उसके बारे में बात हो रही थी, वो लास्ट पोजीशन उसने हासिल की, सिर्फ 3 ही पॉइंट हासिल वो कर पाया। और हंगरी ने क्वालिफाई किया था 9 पॉइंट के साथ इस ग्रुप में। अगला ग्रुप जो था वो था इटली, रोमानिया, स्विट्जरलैंड और साइप्रस के बीच। इटली ने इसने क्वालिफाई किया था 11 पॉइंट के साथ। अगला ग्रुप फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड और लग्जमबर्ग के बीच, और जिसमें फ्रांस ने क्वालिफाई किया था 9 पॉइंट के साथ। इसके बाद एक ग्रुप है जो कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये ऐसा मालूम हो रहा है कि इंग्लैंड का ही ग्रुप बना दिया गया था, और इस ग्रुप में इंग्लैंड ने 9 पॉइंट के साथ क्वालिफाई किया था। प्लेऑफ्स के मैचेस की बात करते हैं। तो प्लेऑफ्स के मैचेस की बात हम कर ही चुके हैं, एंड क्वालिफाइंग इसके अलावा तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आप लोगों के लिए ये था 1968 का पूरा लेखा जोखा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैचेस के हिसाब से क्या हुआ, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो मेरे पास डिटेल है वो अवेलेबल नहीं है। तो ऑल इन ऑल आपको पता लगी गया क्या कुछ हुआ था। इटली ने ये टूर्नामेंट जीता था, और इटली मेरे ख्याल से ये पहला जो है कप डेब्यूट के बाद मैंने जीता। तो ऑल इन ऑल ये तो थी यूएफा 1968 की बातें, और हम
मिलेंगे अब अगले हफ्ते 1972 यूएफा कप यूरो कप के साथ ही। उस यूएफा यूरो कप में कौन विजेता बना था, कौन होस्ट नेशन था, क्या कुछ हुआ था, ये पता लगेगा आपको नेक्स्ट वीक। अभी के लिए बस इतना कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। शो छूट गया हो तो कल दोपहर 3 बजे आप उस वीडियो का सुन सकते हैं। आप अपने दोस्तों, रास पड़ोस वालों को फ़ोन से कॉल करके बताइएगा, मिलकर नहीं रेडियो का शानदार सा शो आता है, एंजॉय किया। अभी बहुत कुछ है रेडियो पर, जी हाँ जी, जैसे कि राइम्स ख़त्म हो चुकी हैं, डिबेट्स की, और लोग पार्टिसिपेट किया है। आप रह गए कोई बात नहीं, हमारे पास सैटरडे शो गेम्स होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, अपने आप को विजेता बनाइए, गूगल पे या पेटीएम कैश दीजिए। एंड इसके अलावा बहुत सारे शोज हैं रेडियो ऑन पर जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं, सुन सकते हैं आप, तो उनको इंजॉय करिए। तो अभी के लिए मैं निकलता हूँ यहाँ से, घर पर देखता हूँ और कुछ क्या हो रहा है, कुछ खाता पीता हूँ, वेब सीरीज वगैरह देखता हूँ, स्पोर्ट्स देखता हूँ, अपनी खबरें निकालता हूँ और वापस आता हूँ नेक्स्ट वीक स्पोर्ट्स बस्टर्स पर। स्पोर्ट्स की सारी पुरानी खबरें, इतिहास निकाल के आप लोगों के लिए, क्योंकि इतिहास जानना भी जरूरी। चलिए अभी के लिए बाय बाय। जैसा हुस्न जो पाया, हर अदा में नूर है आया, साथ मरे और 77 गाया, प्रेम तो रब को क्यों ऐसा बनाया। तेरा जिससे पड़ गया पाला, अच्छे को गलत कर डाला, तेरा नहीं तेरा कोई दोष, दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। Shit. चीज बड़ी। मस्त। How low can you go? चीज बड़ी। नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश, नहीं तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश तू हर वक्त वक्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। फरेबी शैतानी है, इश्क में तेरे मर जानी है, इतना कोई खुद को बचाए, आग दिलों में लग जानी है। जादू ऐसा कर डाला, ना होश किसी ने संभाला, तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष, तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। चीज बड़ी।
ਹਾਏ ਨੀ ਹਾਏ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਏ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਹਾਏ ਨੀ ਹਾਏ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਏ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ तेरी टेढ़ी टेढ़ी तकनी कमाल कर गई अखा ना तू सवाल कर गई हाँ हाँ तेरी टेढ़ी टेढ़ी तकनी कमाल कर गई अखा ना तू सवाल कर गई अखा ना तू सवाल कर गई बेली दे किन्ने मरदे ने ते किन्ने पहला तुम्हारे हाई हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गब्बरू ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਈ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਓੜੀਏ ਨਖਰਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੋਕਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਚੂੜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੋਕਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਚੂੜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਚੂੜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਨਿਹਾਰੇ ਹਾਈ ਹਾਏ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਈ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ दिल ते दिमाग उत्ते छा गई ब्यूटीफुल हो जू जे तू जिंदगी च आ गई हाय नी गुरु दे है दिल ते दिमाग उत्ते छा गई ब्यूटीफुल हो जू जे तू जिंदगी च आ गई मैनू हुण छेड़दे रहिंदे ने सब पुछदे ने तेरे बारे हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गब्बरू नू मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिण गिण लक दे हुलारे तेरे बिन नहीं मैं जीना मर ही जाना आ बेबी ओ दवा किन्नी सोहनी लगदी सौ है रब दी यू हार्डर देन द सन हां सच्ची मुच्ची हुण तेनू लव करदा दिल वाली गल कहणों दिल डरदा बन मेरे क्वीन सोहणिए देख कला जट तेरा किंग वर्गा हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गब्बरू ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਈ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਹਾਈ ਨੀ ਹਾਏ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਈ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਓੜੀਏ ਨਖਰਾ ਓੜੀਏ ਨਖਰਾ नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। Control. Wait a minute. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन। Shake your body, girl. बदल गया। रखो ना बेबी कोई भी शंका, अपने प्यार का बजा दो डंका, तेरे मेरे बीच में जो कोई भी आया उसकी लगा दो लंका। छोड़ छाड़ के दुनियादारी बस तेरे पीछे पड़ गया मैं, सपनों में तो ऑलरेडी घोड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं। मुझको बेबी लक्की कर, बात हमारी पक्की
नक्की कर, इतना क्या सोचे मुझे हाँ बोल के काम तू नक्की कर। मुझे जरूरत मेरे जैसे यार की, मुझे जरूरत मेरे जैसे यार की। चले जो मुझको और चलाओ, नाचो छमा छम छम। ऊपर चढ़े या नीचे उतरे? ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं, अरे दिल रजामंद है। ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, अरे दिल रजामंद है। आजा 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 मेरे सागर वाले राजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, तू आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, तू आजा। कैसे ऊंची है बिल्डिंग, हे लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं, और दिल रजामंद है। ऐसे 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 तेरे वास्ते दौड़ कर आऊंगा मैं, 100 सीढ़ियों को भी चढ़ जाऊंगा मैं। हाँ तू मेरा दिल पर है आना पड़ेगा, तुझे मेरा नखरा उठाना पड़ेगा। ओ तू आगे आगे मैं पीछे पीछे, तो चुंबक की तरह तू मुझको खींचे। ए ए ए कहाँ जा रहा है अखियों को नीचे, माइकल की साइकिल के आए नीचे। ओ उतनी है दूर तू जितनी करीब है, हाँ आँख मारती है, अरे लड़की अजीब है, लड़की अजीब है, लड़की 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 अजीब है। आजा आजा तेरी याद सताए, आजा 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 मेरे सागर वाले राजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, तू आजा ना। कैसे ऊंची है बिल्डिंग, हे लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं, और दिल रजामंद है। आहा आजा 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 मेरे सागर वाले राजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, तू आजा 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 मेरे सागर वाले राजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, तू आजा 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 मेरे सागर
खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हग करके आई वांट से यू मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी प्यार प्यार वाली बात सब करके मर बैठा तुझ पे मैं लब करके I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी क्योंकि मैं तेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 उत्ते जाओ मेरी गल तू सुन ले ओ मैनू कहंदी ना 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 मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 उत्ते जाओ मेरी गल तू सुन ले ओ मैनू कहंदी ना 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 नीले नीले अखियों में दिल्ली वाला खजरा मैनू इनवाइट करदा तेरे कोल किवें आवां तैनू झप्पी किवें पावां थॉट ही एक्साइट करदा Listen, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੀ ਹੈ habit ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਤੇਰਾ ਐਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਮੁझे तंग करके डिच वाली बातें मेरे संग करके I wanna see you मेरी रन सोनिया तेरे नाल नाल वे मैं तेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 तू मेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरी गर्लफ्रेंड अब ना करूंगी ना 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 रुकते जा मेरी गल तो सुन ले अब ना करूंगी ना ना खिलाने क्यों ना जाए तू हो रही रे रसिया खिलाने क्यों ना जाए तू हो रही रे रसिया तुझे है तो वे सारी दुनिया कहाँ है बदरी की दुल्हनिया उड़ती पे तेरी मलू गुलाल रंग बता ब्लू या लाल एयर में तेरे उड़ते बाल आजा रंग दू दोनों गाल अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा बेबी के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके छोरे नाचे जम के रे ए ए ए यूपी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे ताड़े हम देखे आंखें फाड़े रे अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजरिया तुझको बना करके तुझको बना करके तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया बेबी बड़ी भोली है बेबी की रंग दी चोली है अंग्रेजी में खिट पिट मैडम री बुरा न मानो होली है रामा रामा गजब हो गया तरसे नजरिया लड़ गई आई जवानी जुल्म हुई गवा किस आफत में पड़ गई अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा हो रामा रामा गजब हो गया तरसे नजरिया लड़ गई आई जवानी जुल्म हुई गवा किस आफत में पड़ गई हाय मैं मर गई सूली पे चढ़ गई नो 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 कहना था लेकिन हाँ कर गई दिल तुझको सेंड में तो कर गई रे मैं बदरी की दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे हम बदरी की दुल्हनिया
का जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। चल मसल फुलाना थोड़ी बॉडी बनाना, तेरे चिकने गालों पे स्टबल की फसल उगाना। अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना, इसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना। चल ऊपर के दो बटन ढीले करके बताना, बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना। बरसों तक तू साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख। स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा।